नमस्ते। हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने लक्षणा की परिभाषा के उपरांत लक्षणा के भेदों को पढ़ना प्रारंभ किया और आज हम उसी क्रम में लक्षणा के अन्य भेदों को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो लक्षणा के सबसे पहले दो भेद बताए थे जो कि उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा नाम से हैं। उपादान लक्षणा देखिए, मुख्यार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये स्याद् आत्मनो अपि उपादानाद् एषोपादान लक्षणा। और लक्षण लक्षणा अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वाद् एषा लक्षण लक्षणा। इनके अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं, चूंकि एक एक दिन का अंतराल होता है हर लेक्चर में, और इसीलिए परिभाषा को एक बार बताकर हम अपने जो लक्षणा का विषय, लक्षणा के भेद पर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उस पर आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लक्षणा के चार भेद हो गए। कौन कौन से हुए? रूढ़ि उपादान लक्षणा, प्रयोजन उपादान लक्षणा, रूढ़ि लक्षण लक्षणा और प्रयोजन लक्षण लक्षणा। ये भेद तक हम पिछले व्याख्यानों में आपको पढ़ा चुके हैं। अब इसके उपरांत जो लक्षणा है वह लक्षणा आरोपा और आध्यवसाना भेद से पुनः दो प्रकार की हो जाती है। तो आरोप सहित सारोपा और अध्यवसान सहित साध्यवसानिका। इस तरह से प्रत्येकम तापि द्विधा, आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम तापि द्विधा, ताः अपि प्रत्येकम आरोपाध्यवसानाभ्याम द्विधा। क्या कह रहे हैं आचार्य विश्वनाथ कि ताः पहले कही गई वे लक्षणाएं कैसी हो गई कि आरोप और अध्यवसान भेद से अन्य दो प्रकार की बढ़ जाती हैं। तो पहले हमने अभी आपको बताया कौन कौन सी हम लक्षणा के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। वे हैं रूढ़ि उपादान लक्षणा, प्रयोजन उपादान लक्षणा, रूढ़ि लक्षण लक्षणा और प्रयोजन लक्षण लक्षणा। ये कैसे हो जाएंगी? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये चारों लक्षणाएं आरोप और अध्यवसान के कारण प्रत्येक दो दो प्रकार की हो जाती हैं। तो इस तरह से सारोपा रूढ़ि उपादान लक्षणा, सारोपा रूढ़ि लक्षण लक्षणा। रूढ़ि के दो बताए, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा, और प्रयोजन के दो बताए, रूढ़ि प्रयोजन उपादान लक्षणा और प्रयोजन लक्षण लक्षणा। तो ये चार सारोपा के भेद से और चार साध्यवसाना के भेद से 8 तरह के होंगे। 4 इंटू 2 बराबर 8। तो नंबर 1 सारोपा रूढ़ि उपादान लक्षणा, नंबर 2 सारोपा रूढ़ि लक्षण लक्षणा, नंबर 3 सारोपा प्रयोजन उपादान लक्षणा और नंबर 4 सारोपा प्रयोजन लक्षण लक्षणा। अब साध्यवसाना से देखिए, साध्यवसाना रूढ़ि उपादान लक्षणा, साध्यवसाना रूढ़ि लक्षण लक्षणा, साध्यवसाना प्रयोजन उपादान लक्षणा और साध्यवसाना प्रयोजन लक्षण लक्षणा। अब हमें इनकी परिभाषाओं को देखना है। तो आचार्य विश्वनाथ द्वितीय परिच्छेद में लक्षणाओं के भेद को वर्णित करते हुए कहते हैं, विषयस्य अनिगीणस्य अन्य तादात्म प्रतीतिकृत सारोपा स्यात् निगीणस्य मता साध्यवसानिका। क्या है इसका अन्वय? देखिए, अनिगीणस्य विषयस्य अन्य तादात्म प्रतीतिकृत सारोपा, निगीणस्य विषयस्य अन्य तादात्म प्रतीतिकृत मता साध्यवसानिका स्यात्। ठीक है, तो अनिगीण जब हम
लक्षणा की परिभाषा को और उसके भेदों के बारे में बता रहे थे, तब हमने एक बार शुरू में बताया था कि निगीण माने होता है कि निगलना, है ना। और निगलना मीन्स दो, एक चीज है और एक किसी ने उसको निगल लिया तो एक ही दिखाई देगी, दूसरा क्या होगा, वो दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो अंदर हो गई। अब उसी को हम आच्छादित और अनाच्छादित, निगीण माने आच्छादित और अनिगीण माने अनाच्छादित। ठीक है, तो देखिए अनिगीण, अनिगीण अर्थात अनाच्छादित स्वरूप विषय यानी उपमेय का अन्य के साथ, अन्य कौन हुआ, अन्य उपमान के साथ। तो अनिगीण अर्थात अनाच्छादित स्वरूप विषय का अन्य अर्थात उपमान के साथ अभेद ज्ञान कराने वाली लक्षणा को सारूपा कहते हैं। तथा निगीण अर्थात आच्छादित, तो आच्छादित विषय यानी उपमेय का अन्य अर्थात उपमान के अभेद ज्ञान कराने वाली लक्षणा को क्या कहते हैं, साध्यवसानिका कहते हैं। तो जहां निगीण विषय का अन्य के साथ अभेद आरोप हो वहां साध्यवसानिका होगी, और जहां अनिगीण यानी अनाच्छादित स्वरूप विषय का अन्य अर्थात उपमान के साथ अभेद ज्ञान हो तो वहां पर सारूपा लक्षणा होगी। अब देखिए हम जो चले लक्षणा के भेदों के ऊपर, तो सारूपा रूढ़ी उपादान लक्षणा, हमें लक्षणा को कैसे देखना है कि लक्षणा भी हो, उपादान भी हो, है। जब रूढ़ी की बात चल रही है तो रूढ़ी हो और सारूपा भी हो, तब कहीं जाकर के एक भेद पूरा होगा, सारूपा रूढ़ी उपादान लक्षणा। ऐसे ही जब हम प्रयोजन में देखेंगे तो सारूपा भी हो, प्रयोजन भी हो, उपादान भी हो और लक्षणा भी हो। ठीक है, जब हम लक्षणा में चलेंगे तो क्या होना चाहिए उसको कि लक्षण लक्षणा भी हो, रूढ़ी भी हो और सारूपा भी हो। इस तरह से हम इन भेदों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भेदों के साथ हम चलते हैं आगे। देखिए अब हमने परिभाषा दे दी, क्या क्या परिभाषा हो गई हमारी, सारूपा की परिभाषा हो गई और साध्यवसानिका की परिभाषा हो गई। इसके आगे थोड़ी और व्याख्या करते हैं सारूपा की। क्या है व्याख्या कि वाक्य में जिस पदार्थ के स्वरूप का स्पष्टतया निर्देश किया गया है उसे आरूपा कहते हैं। आरूपा अर्थात सारूपा, एक ही बात। जिसका स्वरूप अप्रधान यानी अप्रकृत उपमान भूत चंद्रादि विषयों से निगीण अर्थात छिपा हुआ नहीं है ना, उसी प्रकृत वर्ण्यमान उपमेय मुख आदि की अन्य अर्थात अप्रकृत चंद्रादि विषय के साथ तादात्म्य प्रतीति यानी अभेद ज्ञान को आरोप कहते हैं। पुनः देखिए एक बार कि जिसका स्वरूप अप्रधान है ना, यानी अप्रकृत यानी उपमान भूत, कौन, चंद्र आदि। तो चंद्र आदि इसलिए कहा कि जो जो उपमान भूत पदार्थ हैं, चंद्र है, रवि है ना, तो और भी जो चीजें हैं वो सब किस में आ रही हैं कि उपमान भूत चंद्र आदि हैं। तो उनसे निगीण अर्थात कैसा है, वह छिपा हुआ नहीं है, है ना। और उसी प्रकृत उपमेय मुख आदि की अन्य अप्रकृत चंद्रादि विषय के साथ तादात्म्य प्रतीति को आरोप कहते हैं। तो आरोपेण सह वर्तते इति सारूपा, आरोप के साथ जो रहे उसे हम सारूपा कहते हैं। तो विषय और विषयी के मध्य जहां भेद स्पष्ट हो रहा हो, मूल बात क्या हो जाएगी कि विषयी और विषय का जहां भेद दिखे वह क्या हो, वह वहां सारूपा होती है। तो विषय विषयिनो भेद
भेदेन उपन्यासो अत्र आरोपार्थः इति। ठीक है, अब साध्यवसाना को स्पष्ट कर रहे हैं। तो विषय निगरणेन विषयिणो अभेद प्रतीति अध्यवसानम। क्या कहा कि विषय निगरणेन विषयिणो अभेद प्रतीति अध्यवसानम तेन सह वर्तते इति साध्यवसानम। अर्थात विषय का निगरण करके विषयी के साथ अभेद का प्रतिपादन करना। क्या करना कि विषय जो है उसका निगरण करके विषयी के साथ अभेद का प्रतिपादन करना अध्यवसान कहलाता है। और अध्यवसान जिसके साथ हो यानी उसके साथ जो हो, तो अध्यवसान के जो साथ है वह साध्यवसाना कहलाया जाता है। तो साध्यवसाना क्या हो गया? लक्षणा का वह भेद हो गया जहाँ विषय और विषयी के साथ अभेद का प्रतिपादन तो हो लेकिन विषय का निगरण करके। और आरोपा में क्या हो कि अभेद का प्रतिपादन तो वहाँ भी है लेकिन कैसे है कि वहाँ विषय और विषयी अलग रहते हैं। विषयेण अनिगीणस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्य प्रतीति कृत सारोपा इयमेव रूपकालंकारस्य बीजम। विषय के द्वारा अनिगीण अर्थात अनाच्छादित विषय के साथ तादात्म्य प्रतीति अर्थात अभेद आरोप कराने वाली लक्षणा को सारोपा कहते हैं। ये परिभाषा आपको जो भी बताई गई थी स्पष्ट रूप से अपने मस्तिष्क में बिठा लेनी है, क्योंकि लक्षणा के कुल मिलाकर 80 भेद होते हैं। अभी हम केवल 4 पढ़ चुके हैं और आगे 4 उनके आगे भेद करके 4 दूनी 8 यानी 8 भेदों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो जो परिभाषाएं हम बोलते जा रहे हैं वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने माइंड में रखनी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं सारोपा और साध्यवसाना के भेद को बताते हुए कि अनाच्छादित विषय के साथ कहाँ विषयी के द्वारा जब तादात्म्य प्रतीति अर्थात अभेद आरोप हो तो ऐसा जो करे वह लक्षणा कौन सी कहलाती है? सारोपा लक्षणा कहलाती है। कहने का भाव ये है कि जहाँ वाक्य में विषयी और विषय अर्थात उपमान और उपमेय दोनों शब्दतः कथित होते हैं, दोनों आ रहे हैं एक वाक्य में, क्या? विषय भी और विषय भी, यानी उपमान भी और उपमेय भी। ठीक है, तो वहाँ सारोपा होगी। और जहाँ विषयी विषय का निगरण कर लेगा वहाँ पे क्या होगा? अभेद होगा। अभेद प्रतीति तो होगी ही होगी, लेकिन निगरण करने के उपरांत एक दिखेगा तो वहाँ पर साध्यवसाना लक्षणा होगी। रूपक अलंकार में जो लक्षणा होती है तो ये सारोपा लक्षणा ही रूपक अलंकार का बीज होती है। रूपक अलंकार में भी उपमान और उपमेय का अभेद आरोप होता है। ठीक है, अब हम क्रमशः इनके उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रूढ़ावुपादान लक्षणा सारोपा यथा अश्वः श्वेतो धावति। रूढ़ौ रूढ़ी अत्र ही श्वेत गुणवान अश्वो अनिगीर्ण स्वरूपः स्वसमवेत गुण तादात्म्येन प्रतीयते। क्या कहा इन्होंने कि रूढ़ी सारोपा उपादान लक्षणा का उदाहरण यथा अश्वः श्वेतो धावति। अश्वः श्वेतो धावति, इस उदाहरण में देखिए श्वेत गुणवान अश्व अनिगीर्ण स्वरूप वाला होकर, कैसा होकर के? अनिगीर्ण। निगीर्ण अर्थात जो
एक रहे दिखाई दे अनाच्छादित, तो अनाच्छादित यानी वह ढका हुआ नहीं है, तो अनिगीर्ण स्वरूप वाला होकर अपने से समवेत श्वेत गुण के तादात्म्य से प्रतीत हो रहा है। कौन प्रतीत हो रहा है? श्वेत अश्व, यानी अश्व अपने से समवेत श्वेत गुण। ठीक है, तो जो घोड़ा है वह श्वेत है, तो ये दोनों कैसे हो रहे हैं? घोड़े के अंदर ही समवेत है उसका गुण, यानी श्वेत होना, तो ये समवेत श्वेत गुण के तादात्म्य से प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, इस उदाहरण में श्वेत विषयी है और अश्व विषय है। क्लियर? यहाँ विषयी के द्वारा विषय का निगीर्ण नहीं किया गया है, अतः दोनों का शब्दतः कथन है। तो जब दोनों का शब्दतः कथन है तो क्या हो गया? सारूपा हो गई। सारूपा में भी बताया आपको कि विषयी और विषय का अभेद वर्णन हो, लेकिन जो विषय है वह विषयी के द्वारा अनाच्छादित रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई? सारूपा हो गई। अब श्वेत अपना त्याग किए बिना अपने संयोगी अश्व का आक्षेप कर रहा है, अतः यहाँ पर उपादान भी हो गया। और यहाँ जो रूढ़ि अथवा प्रयोजन, जो एक बात बताई गई लक्षणा की परिभाषा में, रूढ़े प्रयोजनाद वासौ, तो यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, इसीलिए यह उदाहरण कैसा हो गया? रूढ़ि का हो गया। तो रूढ़ि उपादान लक्षणा, और कैसी रूढ़ि, कैसी उपादान? सारूपा। तो इसको क्या कहेंगे हम? इस प्रकार यह रूढ़ि सारूपा उपादान लक्षणा का उदाहरण है। एक एक बात हम करते जा रहे हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ श्वेत शब्द की श्वेत गुण विशिष्ट में प्रसिद्धि होने के कारण रूढ़ि है। एक एक पॉइंट हमने किया। तो यहाँ पे आप क्या करें कि जो जैसे हमने इसमें समझाया आपको, देखिए इस वाले में समझाया, आप ऐसे भी ऐसे तो लिखना ही लिखना है। आप एक लक्षणा को इस तरह से लिखें पॉइंट वाइज, तो जैसे उस लक्षणा के उदाहरण को पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको और अधिक स्पष्ट होने लगेगा। तो देखिए, यहाँ श्वेत शब्द की श्वेत गुण विशिष्ट में प्रसिद्धि होने के कारण रूढ़ि है, एक पॉइंट। दूसरा, श्वेत गुण अपने स्वरूप को भी लक्ष्यार्थ के साथ बोधित करता है, उपादान लक्षणा हो गई। अनिगीर्ण स्वरूप अश्व के साथ श्वेत का तादात्म्य प्रतीत होता है, अतः आरोप है। इस प्रकार अश्व श्वेतः धावति में रूढ़ि सारूपा उपादान लक्षणा हुई। ठीक है। प्रयोजने यथा एते कुंतः प्रविशन्ति अत्र सर्वनाम्ना कुंतधारी पुरुष निर्देशात सारोपत्वम्। इसमें क्या बताया इन्होंने कि प्रयोजन होना चाहिए। कैसा प्रयोजन? सारूपा की बात चल रही है और उपादान की बात चल रही है। देखिए, प्रयोजनवती सारूपा उपादान लक्षणा। क्या कहा इसमें कि एते कुंतः प्रविशन्ति, यहाँ एतत् सर्वनाम के द्वारा, एतत् सर्वनाम लिखना, अत्र सर्वनामना कुंतधारी पुरुष निर्देशात, तो एतत् इस सर्वनाम के द्वारा कुंतधारी पुरुष का निर्देश होने से यहाँ सारूपा है। अब एक एक करके हम पॉइंट को पढ़ेंगे। कैसे? यहाँ एतत् विषयी है और कुंतः विषय है। ठीक है, तो विषयी के द्वारा एतत् अलग है और कुंतः अलग है, इसीलिए दोनों अलग अलग होने से विषयी अलग है, विषय अलग है, इसलिए यहाँ दोनों का शब्दतः कथन हुआ है और विषय के द्वारा विषय को निगरण नहीं किया गया है। इसीलिए यह उदाहरण किसका हुआ? सारूपा का हुआ। अब आगे एते कुंतः,
अपना त्याग किए बिना अपने संयोगी पुरुषों का आक्षेप कर रहे हैं, है ना। तो एते कुंता, तो कुंती क्या कर रहे हैं, अपना त्याग किए बिना संयोगी पुरुष एते, तो क्या हो गया यहाँ पर, उपादान का उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला देखिए, कुंतों का अति गहनत्व सूचित करना। जब हम लक्षणा के जो व्याख्या कर रहे थे, उस लक्षणा की व्याख्या करते समय हमने इसका कुंतः प्रविशन्ति का भली भांति आपको उदाहरण समझाया था। ठीक है, तो गहनत्व सूचित हो रहा था जब बताया, तो यहाँ भी हम वही बात कहेंगे कि गहनत्व, गहनत्व माने गहनता, अत्यधिक भाले प्रदर्शित हो रहे हैं। तो क्या कि अति गहनत्व सूचित होना यहाँ पर प्रयोजन है। तो अब यहाँ क्या हो गई, देखिए, एते कुंतः प्रविशन्ति में प्रयोजनवती सारोपा उपादान लक्षणा हो गई। तो एक एक बात को हम ऐसे स्पष्ट करते हुए पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये भेद समझ में आने लगेंगे। अब देखिए, 2 पढ़ लिए हमने, आगे देखेंगे हम। रूढ़ौ लक्षण लक्षणा सारोपा यथा। तो मुझे लगता है कि एक बार मैं आप लोगों को पुनः उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा की परिभाषा बता दूं, ताकि आपको यहाँ पढ़ने में आसानी हो, इन उदाहरणों को समझने में आसानी हो। ये आज का जब मैं आपका अध्यापन शुरू कर रही थी तो सबसे पहले स्लाइड में मैंने दिया भी है, उन्हें एक बार देखिए। मुख्य उपादान लक्षणा मुख्यार्थस्य इतराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्ध है स्यात् आत्मनो अपि उपादानात् एषु उपादान लक्षणा, कि मुख्यार्थ से इतर आक्षेप के लिए, वाक्यार्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए जो आत्मनो अपि उपादान, अपना भी उपादान दे, आत्मने स्वयं भी बना रहे, वह क्या होगा, उपादान होगा। ठीक है, और जो अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे, वाक्य के अर्थ में दूसरे अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए जो अपना भी अर्पण कर दे, वह क्या होगा। और उपलक्षण हेतुत्वात्, उपलक्षण मात्र होने से यह लक्षण लक्षणा होती है। तो जब हम इनके भेदों को पढ़ रहे हैं तो हमें ये साथ साथ ध्यान रखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात आपसे कही भी सही। ठीक है, तो देखिए, हमने ये उदाहरण पढ़ा, अश्वशेतो धावति और एते कुंतः प्रविशन्ति। ठीक है, अब देखिए आगे लक्षण लक्षणा में हम क्या देखेंगे कि कलिंगः पुरुषो युध्यते। लक्षण लक्षणा की परिभाषा अभी क्या बताई, अर्पणम स्वस्य, है ना, परस्य अन्वय सिद्धे। तो अर्पणम स्वस्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या कि पुरुष कलिंगयोः आधाराधेय भावः संबंधः, यहाँ पे जो लक्षणा का जिस आधार पर, जिस संबंध के आधार पर लक्षणा प्रतीत हो रही है, वह कौन सा भाव है, आधार आधेय भाव है यहाँ पर। ठीक है, तो रूढ़ी सारूपा लक्षण लक्षणा का उदाहरण कलिंगः पुरुषो युध्यते। यहाँ पुरुष और कलिंग का आधार आधेय भाव संबंध है। देखिए, यहाँ कलिंग शब्द कलिंग देशवासी का उपलक्षण है। तो जो कलिंग देशवासी हैं, केवल कलिंग और कलिंगः पुरुषः, तो कलिंग शब्द कलिंग देशवासी का उपलक्षण हो गया, अतः यह लक्षण लक्षणा हो गई, उपलक्षण हेतुत्वात्। ठीक है, दूसरा, अलग से निर्दिष्ट पुरुष का नाम दिया है, कलिंगः युध्यते नहीं कहा, कलिंगः पुरुषः युध्यते, यानी कलिंग पुरुष युद्ध करता है। तो अलग से निर्दिष्ट जो पुरुष है उसके साथ अभेद की प्रतीति होने से सारूपा हो गई। ठीक है, तो लक्षण लक्षणा और सारूपा। अब क्या हो रहा है कि प्रसिद्धि जो है, उस प्रसिद्धि के कारण यहाँ रूढ़ी है, प्रसिद्धि के कारण यहाँ रूढ़ी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बहुत प्रसिद्ध हो जाती हैं और हमेशा के लिए हो जाती हैं, तो जब प्रसिद्ध है तो उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, रूढ़ी है। तो प्रसिद्धि के कारण यहाँ रूढ़ी है। और पुरुष और कलिंग देश में
क्या है? आधार आधे भाव संबंध है। जो कलिंग देश है वह किसको अपने अंदर पुरुषों को धारण करता है, क्योंकि देश में लोग रहते हैं। ठीक है, तो पुरुष और कलिंग देश में आधार आधे भाव संबंध है, अतः यह रूढ़ी सारोपा लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। क्लियर? लक्षण लक्षणा बता ही दी बीच में, और उपादान लक्षणा भी बता दी। बीच बीच में उन परिभाषाओं को देखने से आपको ये प्लस रहेगा कि आप इसमें भूलेंगे नहीं और आपको यह बात तुरंत समझ में आती जाएगी। अब देखिए आगे, प्रयोजने यथा आयुर्घृतम अत्र आयुष्य कारणम अपि घृतम कार्य कारण भाव संबंध संबंधात आयुस्तादात्म्येन प्रतीयते अन्य वैलक्षणेन व्यभिचारेण आयुष्करत्वम प्रयोजनम। अब प्राचीन जो लोग होते हैं वे क्या कहते हैं? वे आयु ही घी है ना, आयुर्घृतम, आयु घी है। अब यदि हम इस बात को आज की जनरेशन पे कहें तो निश्चित रूप से लोग मानेंगे ही नहीं। आजकल थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, घी खाना ही बंद करा देते हैं डॉक्टर, या तो कहिए शुद्ध नहीं है या जो भी कुछ कहिए। इतनी बीमारियों का ये टाइम चलता है कि घी खाना ही बंद करा देते हैं, है ना, तो घी खाते ही नहीं है, तो आयुर्घृतम कैसे समझेंगे? लेकिन प्राचीन समय में आयुर्घृतम यानी घी को ही लंबी आयु का कारण माना जाता था। तो अब यहाँ पर आयुष्य जो है, तो आयुष्य अर्थात लंबी आयु, तो आयु का कारण घी है, न कि आयु ही है। यानी केवल आयु ही नहीं है, आयु को बढ़ाने के लिए क्या उसमें सबसे पहला कारण बताया कि घी खाना, देशी घी, शुद्ध घी है। अब देखिए यहाँ पर जो लक्षणा है वो किस रूप में है कि प्रयोजन तो है और सारोपा है और लक्षण लक्षणा है। तो कौन सी लक्षणा हुई यहाँ पे? प्रयोजनवती सारोपा लक्षण लक्षणा है। अब इसको हम सिद्ध करते हैं। कैसे? कि यह आयु का कारण घृत है, ना कि आयु ही। इसमें कार्य कारण भाव संबंध से, कौन से संबंध से? कार्य कारण भाव संबंध से आयु का संबंधी घृत यहाँ आयु के साथ अभेद रूप से प्रतीत हो रहा है, अतः यह सारोपा है। आयु शब्द आयु के कारण को उपलक्षित मात्र करता है, अतः यहाँ लक्षण लक्षणा है। आयु शब्द आयु के कारण को उपलक्षित कर रहा है, ठीक है, तो लक्षण लक्षणा भी हो गई और सारोपा हो गई, लक्षण लक्षणा हो गई। अब घृत की आयु के प्रति कारणता अन्य आयु कारक पदार्थों से विलक्षण है और अव्यभिचार रूप से है। ये भी बात समझने की है कि हम अन्य जो आयुवर्धक औषधियाँ लेते हैं या अन्य पदार्थ हम आयुवर्धक लेते हैं, उन सभी में घृत की आयु के प्रति कारणता विलक्षण है। अन्य पदार्थों की अपेक्षा घी आयु को बढ़ाने वाला विलक्षण कारण है और वह अव्यभिचार रूप से है। ऐसा नहीं है कि कहीं है कहीं नहीं हो, यह सब जगह है, यानी सभी लोगों के ऊपर यह अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? यह प्रयोजन है, क्योंकि यह विलक्षण है और अव्यभिचार रूप से है, तो यहाँ प्रयोजन भी हो गया। अब क्या हुआ? जब हमारे पास सारी चीज़ें हो गई तो यहाँ हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि यहाँ प्रयोजनवती सारोपा लक्षण लक्षणा है। ठीक है, अब देखिए आज हमने कौन कौन से भेदों को पढ़ा है। आज हमने जो साध्यवसान और सारोपा है ना, तो सबसे पहले सारोपा का नंबर आ रहा है, तो सारोपा के भेद हमने किस में पढ़े हैं? रूढ़ी,
उपादान, है ना, और रूढ़ि प्रयोजन। ठीक है, फिर रूढ़ि लक्षण लक्षणा और प्रयोजन लक्षण लक्षणा, ये 4 हमने आज पढ़े हैं। इनके उदाहरणों के साथ हमने आपको स्पष्ट किया है। इसके आगे अन्य प्रकार से भी लक्षणा को समझा जाता है। जैसे हमने एक उपगतम बहुतत्र की मुच्यते उदाहरण आचार्य विश्वनाथ का जो दिया गया था उसी को समझाया था व्यापरीत्य लक्षणा के द्वारा। ऐसे ही जो अभी हमने यह भेद पढ़े हैं, इन भेदों को ही और भी तरह से आचार्य विश्वनाथ ने समझाया है, जिनका वर्णन हम अगले व्याख्यान में करेंगे और उसी के साथ हम साध्यवसानी का जो लक्षणा है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।